नमस्कार, मेरा नाम नीतीश प्रजापति और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीतीश में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित के 2024 के बोर्ड के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपको एग्ज़ाम में, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार आते हैं। तो जो विकल्प या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप जो है बुक्स वगैरह से या जो भी आपके पास जिस भी प्रकाशन का सॉल्यूशन उपलब्ध है उसमें से देख सकते हैं। तो हम जो है क्वेश्चन 6 से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज दिया है आपको इस टाइप से, कोण B समकोण है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। इसको आप दे सकते हैं नाम A और इसको नाम दे सकते हैं आप C। कोण B समकोण है, AB की वैल्यू कितनी दी है 4, मतलब AB जो दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। ये आपने क्या बना दिया इसको, इसकी ड्राइंग। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप किसका कर्ण का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का वर्ग कर्ण का वर्ग, जी क्या है कर्ण है, जी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब सॉरी, इसमें साइन A और कॉस A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें जो है इसमें साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, मतलब कोण जो है कहाँ पे बन रहा है A पर। तो जो भी कोण होता है उससे लगी हुई जो भुजा होती है वो आधार का काम करती है और सामने वाली भुजा होती है वो लंब का काम करती है। तो जी हो जाएगा आपका आधार और जी हो जाएगा लंब। कर्ण हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होती है या तिरछी भुजा रहती है, सीधी भाषा में बोल सकते हैं, तो वो कर्ण हमेशा जी क्या हो जाएगा आपका कर्ण। जिस भी कोण का मान यहाँ पे दिया है उससे जो लगी हुई भुजा है वो आधार होती है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग AB का वर्ग धन BC का वर्ग, लंब का वर्ग। तो AC का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। AB का मान कितना दिया आपको, AB का मान 4, BC का मान कितना दिया 3, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जी कितना आ जाएगा 25। तो AC का जो वर्ग आया वो कितना आया 25। तो AC का मान कितना आ जाएगा 5, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। AC का स्क्वायर 25, तो AC की वैल्यू कितनी 25 को क्या लिख सकती है आप 5 का स्क्वायर। तो जी आ गया आपका कारण। अब क्या लिखा है, चूँकि साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, लंब जो है इसमें कौन सी भुजा है BC, एक कोण की सामने वाली भुजा। तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब AC। अब BC का मान क्या है आपको 3 और AC का मान क्या निकाला आपने 5। तो जी क्या आ गया आपका साइन A का मान। इसके बाद आप क्या निकालेंगे कॉस A। कॉस A निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस A क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें AB, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है, छठवां के ही अथवा में जो आपको क्वेश्चन दिया है, और अथवा में लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस
साइन 30 और कॉस 60, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, मान। तो आपको पता है कि साइन इन सब के मान लिख लें पहले तो अपन। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, इसका मान √3/2। और साइन 30 का मान होता है 1/2। और cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2। ये मान आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन 60 का मान कितना दिया है आपको, √3/2। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान कितना है, √3/2। बीच में लगा है प्लस, इधर प्लस लगा दो। साइन 30 का मान कितना है, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई cos 60 का मान 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 जो कितना हो जाता है, 3 और 2 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4। इसका आप एलसीएम लोगे अगर तो कितना आ जाएगा, 4। और 3 और 1 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से जो है आप छठवां के जो है अथवा वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखते हैं तो 7th क्वेश्चन में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब है एक जो वृत्त है आपको इस टाइप से, इसका जो व्यास क्या होता है, उसके जो केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है, जो किसी वृत्त को दोनों ओर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, क्या होती है, व्यास होती है इसके सिरों पर। तो इसका एक सिरा ये है व्यास का यहाँ पर, और एक सिरा क्या है आपका, ये है इस टाइप से। तो ये दोनों जो रेखाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, समांतर। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे आप, इसको मान सकते हैं आप x/y, इसको मान सकते हैं आप p/q, ठीक है। तो सबसे आप पहले क्या लिखेंगे, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में इसको आप नाम दे सकते हैं AB। AB वृत्त का क्या है, व्यास है। AB वृत्त का व्यास है, जिसके सिरों पर XY और PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है OA और OB ये क्या हो जाएंगी, O से लेकर A तक की डिस्टेंस और O से लेकर B तक की डिस्टेंस। OA और OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो जी OA जो है, जी त्रिज्या है, जी लंब होती है काय पे, स्पर्श रेखा पे, मतलब जी काय पे लंब होगी, XY पर। इसी प्रकार से जो OB है वो भी लंब किस पर होगी, OB कौन सी स्पर्श रेखा पर, PQ पर। क्यों, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा पर। त्रिज्या लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा पर। इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। मतलब अगर लंब है तो यहाँ पर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल OAX बराबर एंगल OBP बराबर, ये दोनों कितने डिग्री के बनेंगे, 90 अंश। जे भी 90 अंश का बनेगा, जे भी कितने का बनेगा, 90 अंश का। तो अब इस साइड 90 अंश, इस साइड भी क्या होगा, 90 अंश। इसी प्रकार से एंगल OAY और एंगल OBQ ये भी कितने अंश की, 90 अंश की। तो जे वाला कोण और जे वाला कोण, ये कौन से कोण कहलाते हैं, एक जे वाला कोण और एक जे वाला कोण। ये कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। और जे वाला कोण और जे वाला कोण ये कैसे कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो एंगल जे वाला OX एंगल ये चारों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। एंगल OAX बराबर होगा किसके, एंगल OBQ, एक तो ये होगा।
और एंगल कौन सा, एंगल ओ बी पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ ए बाई। ये कैसे हैं कोण, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण है और ये कैसे हैं, बराबर भी हैं। तो एकांतर कोण बराबर केवल तब ही होते हैं जब दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर रेखाएं हों। अगर ये समांतर रेखाएं नहीं होती तो ये एंगल हैं जो बराबर नहीं आते। इसीलिए एक्स वाई जो है वो समांतर होगी किसकी, पी क्यू के समांतर होगी। इस प्रकार से जो है आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अतः यहाँ पे आप एक लाइन लिख दें, अतः वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ये आपका 7th क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसी का जो है अथवा आपको दिया है, तो इसी का अथवा देखते हैं आप, इसी का जो है अथवा क्वेश्चन। तो अब हम इस दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, ताकि अपने क्वेश्चन जो है आराम से बनते जाएं। देखिए इसमें लिखा है एक बिंदु Q से, ये 7वां का जो है अथवा क्वेश्चन है। लिखा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक कोई ऐसा वृत्त है, ये उसका क्या है, सेंटर। एक बिंदु Q से, कोई एक बिंदु Q है, इससे वृत्त पर एक क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये कितनी दी है आपको, 24 सेंटीमीटर। और Q की केंद्र से दूरी, मतलब Q की केंद्र से दूरी जे वाली, जे आपको कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको आप P मान सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या मान सकते हो, P। चूँकि लिखोगे आप वृत्त का केंद्र क्या है, O है। स्पर्श रेखा क्या है आपकी, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और ओ क्यू बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। चूँकि आपको पता है जो ओ पी है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या। जी क्या है, वृत्त की ओपी त्रिज्या। और आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है काय पे, पी क्यू पर। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। जी आपको लिख देना है। अगर लंब है इसका मतलब है कि एंगल ओ पी क्यू कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। जी कितने डिग्री का बन गया यहाँ पे एंगल, 90 डिग्री का। अब आप जो है त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो पाइथागोरस जे हो जाएगा क्या, कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। जे आधार, जे लंब। तो कर्ण का वर्ग मतलब ओ क्यू का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब ओ पी का वर्ग, धन आधार का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग। अब ओ क्यू का वर्ग कितना दिया है, 25। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 25। ओ पी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पी क्यू का 24 का वर्ग, ठीक है। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। 576 होगा, इस साइड प्लस की है तो इस साइड आ जाएगा, तो काय का हो जाएगा, माइनस का इस साइड। तो इस साइड कितने बचे, ओ पी का स्क्वायर। तो 625 जे 676, 24 जे हैं और 25 जे हैं, तो कितना बचा है इस साइड, 49। इस साइड बचा ओ पी का स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर होता है 7 का। तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, अतः वृत्त की त्रिज्या का मान, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। जी क्या है आपका आंसर है। इस प्रकार से आप इतना क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है आपको 2 मार्क्स पूरे जो है मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन का जो आपको अथवा दिया है।
लिखा है 15 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान, एक वर्गाकार जो घास का मैदान है इस टाइप से, जिसकी प्रत्येक भुजा दी है आपको 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। एक कोने पर एक खूंटे लगे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। मतलब यहाँ की एक क्या लगा है, खूंटा, और 5 मीटर लंबी रस्सी से उसको क्या कर दिया गया, बांध दिया गया इधर। तो घोड़ा जो है इतने एरिया में चल सकता है। तो इसी का जो है आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसका जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जो है इतनी जगह में घास चर सकता है। आपको ध्यान रखना है इस 15 का इसमें कोई भी मतलब रोल नहीं रहेगा, ठीक है। चूँकि आप क्या लिखोगे, वर्ग के एक कोने पर थीटा बराबर कितना होता है, 90 अंश, ठीक है। घोड़ा जितनी जगह पर घास चर सकता है वहाँ एक त्रिज्यखंड का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, छोटा सा त्रिज्यखंड। तब रस्सी की लंबाई किसका काम करेगी, रस्सी की जो लंबाई है कितने मीटर है, 5 मीटर। रस्सी की लंबाई 5 मीटर, त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। थीटा बराबर आपने पहले बता दिया कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास क्या कर सकता है, चर सकता है। घोड़ा जो है घास चर सकता है। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, 360। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 5 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। ये कट जाएगा, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 चौको 36। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर कितना आ गया, 11। इसका गुणा करोगे 25 और अपॉन में 7 दूनी 14। इसका मल्टीप्लाई करोगे इधर तो जी आ जाएगा आपका 5 7 275/14। इसका आप भाग दे सकते हैं, 275 में 14 का भाग देंगे आप तो 14 एकम 14, जी बचेगा 3, जी बचेगा 1, उतारेंगे आप 5। 14 नम्मा 9, 9 चौको 36 की 6 हासिल की 3, 9 एकम 9 10 की 9, 14 नंबर 126। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपको 4 जी 5 जी 9। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यहाँ पे 0। 14 छीं कितने होते हैं, 84, 84। अब यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 0। 14 चौको 14 पंचे 14 चौको कितने होते हैं, 56। 4 चौको 16, 1 14 चौको 56। यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 4। यहाँ पे नीचे कितने बच जाएंगे, 4, 0। 14 दूनी 28। तो इस प्रकार से जो है आपका 19.642 वर्ग मीटर किस में निकलेगा, आपका वर्ग मीटर में। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको रफ वर्क में करना है, हमने आपको समझाने के लिए यहीं पे कर दिया। तो घोड़ा जो है इतने एरिया की जो है घास चर सकता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन इसी का जो है मतलब हम देखते हैं इसी का अथवा क्वेश्चन। ये था आपका 8वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 8वां का अथवा। 8वां की अथवा में दिया है आपको 8वां का अथवा। इसमें दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक केंद्र चाप पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना दिया है आपको, 60 अंश।
तो आपको पता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 और 2πr। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 का गुणा कर दो। चाप की लंबाई में वृत्त की परिधि में उसका क्या कर दो? थीटा बटे 360 का गुणा। इसमें मान रख दो। थीटा का मान कितना दिया है? 60। 360 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया? 21। जो भी कटे काट दो, 0 से 0 कट गया। 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 तो कितना बचा? सिर्फ 22 किस में था? सेंटीमीटर में। अब जी क्या है? लंबाई है। अतः जो है चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 22 सेंटीमीटर होगी। लंबाई है तो केवल सेंटीमीटर में रहेगी। इस प्रकार से जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में लिखा है, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने के कुल संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है? एस बराबर, इसको आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? एस बराबर, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो इनका टोटल नंबर कितना हो गया? 6। अधिकतम क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इसकी जो संख्या है वो एन बराबर 6। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो फर्स्ट का हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या है? एक तो आपकी 5 है और क्या है? 6। तो इसको अगर आप घटना को ई मानोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? कितनी है घटना है? 2। इसका मान क्या हो जाएगा? 2। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? पी ई बराबर एन ई और बटे में क्या हो जाएगा? एन एस। एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान कितना है? 2 और एन एस का मान कितना है? 6। 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 1/3। ये क्या है आपका इसका आंसर। इस प्रकार से जो आप इसको हल कर सकते हैं। पाँचे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन एस बराबर 6। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6, तो एन ई बराबर क्या हो जाएगा? 4, मतलब 2 हो जाएगा। तो पी ई का मान, प्रायिकता का मान एन ई अपॉन एन एस 1/3, 2/6 तो 1/3। अब इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन देखें आप, उसमें लिखा है 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी संख्या प्राप्त, 4 से छोटी संख्या, तो इसको भी आप घटना को अगर ई मान लोगे तो 4 से छोटी संख्या मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 से छोटी 3 तक, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। तो ये कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्याएं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ई बराबर एन ई और एन एस, मतलब ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया आपका? 1/2। जी क्या है आपका इसका आंसर? 1/2। तो इसकी 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अब इसी का जो है 9वां का जो अथवा है उसका देख लो। 9वां का अथवा, 9वां के अथवा क्वेश्चन में लिखा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता 1 का होगा और यह पत्ता 1 का नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ताश को फेंटने पर कुल संभावित परिणाम। एस बराबर क्या हो जाएगा? मतलब 13 जो है किसके? 13 पत्ता किसके? हुक्म के आ सकते हैं। ठीक है,
13 पत्ता किसके आ सकते हैं? लाल पान के आ सकते हैं। 13 पत्ता किसके आ सकते हैं? चिड़ी के आ सकते हैं। और 13 पत्ता किसके आ सकते हैं? 13 पत्ता हुक्म के आ सकते हैं। 13 पत्ता 13 में से कोई भी निकल सकता है। हुक्म हो गई, लाल पान हो गई, ईंट हो गई और चिड़ी हो गई। तो टोटल कितने पत्ते हो गए आपके पास? 52। तो जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो हुक्म, लाल पान, यहाँ पे लाल पान लिख सकते हो, यहाँ चिड़ी लिख सकते हो, यहाँ पे ईंट लिख सकते हो। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 52। तो जी NS का मान हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने के परिणाम, तो हम क्या निकालेंगे? इक्का होने के परिणाम। तो एक इक्का हो सकता है, देखो इक्का हो सकता है किस किस का? ई, इस घटना को अगर ई माने तो इक्का हो सकता है हुक्म का भी हो सकता है, ठीक है। इक्का जो है आपका हो सकता है लाल पान का, बिल्कुल हो सकता है। इक्का हो सकता है आपका किसका? ईंट का, ठीक है। और इक्का जो हो सकता है आपका चिड़ी का। तो कितने पत्ते निकल सकते? इक्के में 4 पत्ते। अधिकतम ई इक्के 4 ही होते हैं, तो 1 2 3 4। तो NE कितना हो गया? 4। 4 ही इक्के निकल सकते हैं, या तो हुक्म का पत्ता निकलेगा, या लाल पान का पत्ता, या ईंट का पत्ता, या फिर चिड़ी का पत्ता। तो NE बराबर कितना हो गया? 4। अब प्रायिकता तुमको पता है, प्रायिकता क्या होती है? NE और अपॉन में क्या आ जाता है? NS। NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना है? 4। और इसका मान कितना है? NS का 52। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिरी 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/13। 1/, कितना आ जाएगा? 13। इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम यहीं पे आपको सॉल्व करा दे रहा है, या इसके अगले पेज पर करा दे रहा है। देखते हैं, यहाँ पे देख लिया आप। तो इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है इक्का नहीं होगा। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो कोई पत्ता अगर इक्का नहीं होगा, मतलब 4 पत्ती नहीं हो सकती, ताश में कितनी पत्ती होती हैं? 4। तो वो 4 नहीं हो सकती, तो बाकी बचे पत्ते कितने? 52 में से अगर 4 पत्ते हटा दो तो कितने बचे? 48 पत्ते। तो आप इसको 2 प्रकार से जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो दोनों टाइप देख लो। सबसे पहले देखो आप, चूँकि आपने इक्का होने की प्रायिकता कितनी निकाली थी? जी आपने यहाँ पर इक्का होने की प्रायिकता कितनी निकाली थी? 1/13। चूँकि इक्का होने की प्रायिकता कितनी निकाली आपने? PE बराबर 1/13। तो इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का ना होने की प्रायिकता, कोई भी घटना नहीं घटती है तो उसको किससे दर्शाते? PE बार होगी, PE बार होगी। अब आपको पता है कि PE प्लस PE बार बराबर कितना होता है? 1। तो PE की वैल्यू आपको दी है कितनी? 1/13 प्लस PE बार, मतलब इक्का नहीं होगा, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/13 इस साइड चला जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। 1 माइनस 1/13। तो PE पे क्या हो जाएगा? बार। एलसीएम लोगे आप 13, 13 में से घट जाएगा 13 माइनस 1। तो PE पे क्या हो जाएगा? बार। तो अपॉन में 13 और ऊपर कितना आ जाएगा? 12। ये क्या है आपका आंसर। इसको आप दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखें, एक तरीका ये भी है आपका, इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार, चूँकि अगर लिखेंगे आप, जी दूसरा तरीका है, चूँकि अगर कोई पत्ता इक्का नहीं होगा तो 52 माइनस 4 बराबर 48 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, कोई भी पत्ता निकल सकता है। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब 4 इक्का नहीं होंगे तो इक्के कितने होते हैं? 4। तो 52 में से तुमने 4 अलग कर दिए, उनको अलग ही रख दिया।
तो 48 में से कोई भी पत्ता निकाल सकता है, तो एन ई का मान कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी एन ई और अपॉन में क्या हो जाएगा एन एस, मतलब 48/52। इसको भी आप 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये भी कितना आएगा आपका 12/13। तो आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं और इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 10वां। तो क्वेश्चन 10वां में आपको दिया है असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो असंभव घटना किसे कहा जाता है, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। कैसा हो, असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, घटना की प्रायिकता 0 होती है। बस इतना जो है आपको इसमें बस लिखना है। इसमें आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 10वां का इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है। 10वां का जो है अथवा क्वेश्चन, उसमें दिया है पीई की वैल्यू कितनी दी है 0.95। तो आपको ई नहीं इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है चूँकि ई नहीं इसको किससे दर्शाते हैं, पी बार से प्रदर्शित कर सकते। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कोई भी घटना और उसी घटना का ना घटना, इन दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1। तो P की वैल्यू आपको दी है 0.95 प्लस इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो जे इस साइड का है प्लस का, इस साइड पहुंच जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे PE पे बार बराबर 1 माइनस 0.95। अगर इसको आप PE बार इसको आप माइनस कर देंगे अगर तो कितना आ जाएगा 0.05। जी आपका PE बार का मान आ गया। इसको इस प्रकार से आप जो है घटा सकते हैं। दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो एक के बाद भी दशमलव के बाद कितने डिजिट लगा दिए 2। 0.95 माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5 हासिल, 10 में से 10 गया 0 और यहाँ पे भी क्या आएगा 0। तो 0.05 ये जो है आपका ई नहीं घटना ई नहीं की क्या है आपकी ये प्रायिकता। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 11। इसके बाद हम 11 क्वेश्चन में दिया है संख्याओं 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का HCF ये आपको क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 और 20 की क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 6 की गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार से आप किसके निकालेंगे 20 के। तो 20 के 2 का दुनिया 10 बार, फिर 2 का 5 बार और 5 एकम 5। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में हो कॉमन हो, जो दोनों में, तो ए वाला 2 दोनों में क्या है कॉमन है। तो HCF किस किस का 6 का और 20 का कितना है, सिर्फ इसका पेयर बन रहा है। पेयर भी क्या है बोल सकती हैं आप, इन दोनों का पेयर बन रहा है। 3 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है। तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा 2। जी आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के अथवा में दिया है, इसी का अथवा जो दिया है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं आप। 140 की क्या निकालना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 बचा, 1 2 पंचे 10। अब काय का जाएगा इसमें, अब चला जाएगा 5 का, 5 7 35। अब चला जाएगा 7 का, 7 एकम 7। तो 140 को आप कैसा लिख सकते हैं
2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। और इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 पे कितने की घात 2 की, 5 पे कितने की घात 1 की, और 7 पे कितने की घात 1। इस प्रकार से जो है आप 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 जो है आपको किस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन 12 में लिखा है, क्वेश्चन 12 यहाँ पे देखें आप, क्वेश्चन 12 में लिखा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपको बहुपद दिया है, इसके जो है आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं। बीच वाले पद को इस प्रकार से दो भागों में तोड़िए कि जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला पद आए, और गुणा करने पर कितना आए, इन दोनों का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 12। तो अपन 12 की क्या निकाल लें, गुणनफल, गुणनखंड। तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड कितने आ गए, 3। चाहिए कितने, 2। तो इनको आप 2 बना सकते हो, 2 दूनी 1 4 और 1 3, 1 बन गया 4 और 1 बन गया आपका 3। देख सकते हैं आप, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस जी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x² माइनस की 4x और प्लस का 3x माइनस की 4। इसको आपको माइनस का लेना पड़ेगा। अगर इसको माइनस का ले लोगे, इसको प्लस का, तो प्लस का 1 बचेगा, जो कि आपको गलत हो जाएगा। अब इसके बाद 2 2 की क्या बना लेंगे आप, पेयर। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको, x। तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3x, और यहाँ पे क्या बचा आपका -4। यहाँ पे जिस प्रकार से ब्रैकेट में यहाँ पे जो बचा है वो ही आपका सेम यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 1 और 3x - 4। अब इन दोनों में देखो 3x - 4 दोनों जगह है, तो ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा 1। अब इसकी शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, शून्य 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 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 3x - 4 को एक बार 0 रख देंगे, और x + 1 को भी क्या रख देंगे, 0। तो 3x इस साइड माइनस का है तो इस साइड का हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर 3 गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो एक शून्य j आ गया, और x बराबर -1, एक शून्य j आ जाएगा। तो इसके बाद आप एक छोटी सी लाइन लिख दें यहाँ पे, अतः बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक 4/3 -1 होंगे। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल कितना दिया है, 1। इसी का जो है 12वां का जो है अथवा क्वेश्चन वो आपको दिया है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले आप लिखें, माना कि बहुपद ax² + bx + c है, जिसके दो मूल अल्फा, शून्यक अल्फा और बीटा है। मूल होते हैं समीकरण में और इसमें होते हैं शून्यक। तो अल्फा और बीटा है, चूँकि अल्फा और बीटा शून्यकों का योग कितना दिया है, 4। शून्यकों का गुणन कितना दिया है, 1। तो आपको पता है बहुपद जो होता है निकालने का सूत्र क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें आपको क्या करना है, सीधा मान रखना है। तो x² की जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 4। x की जगह पे x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1। ये क्या है आपका x² - 4x + 1। अतः दिया गया बहुपद, अतः अभिष्ट बहुपद x² - 4x + 1 होगा। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 12वां का अथवा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं आप। क्वेश्चन 13 के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 13 में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत है या असंगत। तो तीन कंडीशन होती हैं, आपको पता है। एक होती है संगत मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक होती हैं समांतर रेखाएं और एक होती हैं संपाती रेखाएं। संगत हल कब होता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं में संगत हल होता है और संपाती रेखाओं में भी संगत हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में अनाश्रित संगत हल होता है और संपाती रेखाओं में आश्रित संगत हल होता है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है आपको, कितने दिए हैं? 5x - 4y + 8 = 0 और दिया है आपको 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले इन समीकरणों की तुलना a1x b1y c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0 से करने पर, तो a1 की वैल्यू कितनी दी है? a1 की जगह पर कितना लिखा है? 5, ठीक है। a2 की जगह पर कितना लिखा है? 7, ठीक है। b1 की जगह पर कितना लिखा है? -4 और b2 की जगह पर कितना लिखा है? 6। c1 की जगह पर कितना लिखा है? 8 और c2 की जगह पर कितना लिखा है? -9। तो जैसे अपन a1 a2 का मान निकालें तो 5/7 आ गया। b1/b2 का मान निकालें आप -4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 आ जाएगा। c1/c2 का मान निकालें तो 8/9, ठीक है। ये आपके क्या आ गए? आपके सारे अनुपात। तो a1/a2 कितना है? 5/7 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। ये दोनों कैसे नहीं है? बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 5/7 जो है वो बराबर नहीं है किसके? -2/3 के। अतः ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है आपकी? फर्स्ट कंडीशन। अतः इसके इन समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे? संगत होंगे। कैसे संगत होंगे? ये कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो अनाश्रित भी लिख सकते हो, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, केवल एक ही पॉइंट है, ठीक है। एक ही पॉइंट है। इस प्रकार से इसके हल कैसे होंगे? इसके हल कैसे हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। इसी के अथवा में जो एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका है 13वां क्वेश्चन। 13वां का जो है अथवा दिया है x + 14 x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण को क्या करना है? सॉल्व। तो इसको आप चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर दें और चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? घटाने पर। यहाँ पे लिख दें आप विलोपन विधि घटाने पर। तो घटा देते हैं तो इसकी चिन्ह क्या हो जाए? ए हो जाएगा काय का? माइनस का। जे हो जाएगा प्लस का। जे भी काय का हो जाएगा? माइनस का। तो जी माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और प्लस 2y और 14 में से 4 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो कितना बचा? 10। तो y = 10/2 मतलब 5। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म को हमेशा कैसा बनाया जाता है? एक जैसा बनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म को हमेशा कैसा बनाया जाता है? एक जैसा। तो इसमें तो एक जैसा पहले से बनाया था, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया? प्लस माइनस केवल साइन चेंज कर दिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है? x + y = 14। तो y की जगह पे कितने लिखना है? 5। y की वैल्यू जो है 5 = 14। 5 उस साइड चले जाएंगे तो 14 - 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये आप माइनस करोगे तो 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9।
तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये क्या है आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 14 में लिखा है एपी के अगले दो पद लिखिए। तो एपी क्या दी है आपको, एपी दी है 4, 10, 16, 22। ठीक है, तो इस एपी में ए बराबर कितना दिया है 4। डी बराबर कैसे निकालते हैं आप, 10 माइनस 4 बराबर कितना 6। ये क्या आ गया आपका, ठीक है 6। तो मतलब इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 6 का, फिर 6, फिर 6। अतः कौन सा पद, 1 2 3 4, 4 पद है, मतलब आपको पांचवा पद और छठवां पद निकालना है। तो अतः ए पी के अगले दो पद, 1 2 3 4, पांचवा पद, पांचवा पद क्या होता है, पांचवा पद होता है ए प्लस 4d, और छठवां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d। इसमें मान रख दो, ए का मान कितना दिया है 4, ए भी 4, और डी का मान कितना दिया है 4, डी का मान 6 है। यहाँ पे ए का मान 4, 5 और डी का मान 6। तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 और 4 कितने 28, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 और 4 34। अतः ए पी के अगले दो पद क्या होंगे 28 और 34 होंगे। ठीक है, तो ए पी जो है क्या बन जाएगी 4, 10, 16, 22, 28 और 34। ये क्या है आपका आंसर। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, जो पद होता है वो, जैसे आप छठवां पद निकाल रहे तो वो होगा 1 प्लस 5d, चौथा पद पांचवा पद निकाल रहा है तो ए प्लस हो जाता है 4d। कैसे हो जाता है, एनवा पद सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको इसमें क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आपने छठवां पद निकाला, मतलब एन की वैल्यू आपने कितनी पुट की 6, तो इसमें जब एन की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ए प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस 1, यहाँ पर 6 रख दिया डी, तो ए प्लस कितना हो गया 5d। तो जब भी आप जैसे सातवां पद निकालेंगे तो यहाँ पे 6d आ जाएगा, आठवां पद निकालेंगे तो यहाँ पे 7d आ जाएगा, ए प्लस 7d। इस प्रकार से जो है एक कम होकर चलता है। इसके बाद इसी का जो अथवा क्वेश्चन है वो दिया है आपको, नीचे दिए हुए एक फल को ज्ञात कीजिए। आपको दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, तो दिया गया जो अनुक्रम है इसको आप सबसे पहले अगर देखें, अगर ए की वैल्यू देखें तो कितनी है 34, और डी का मान अगर देखें आप तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 32 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। एक बार और घटा के देख लो, 30 में से किसको घटाओगे 32 को, ये भी कितना बचेगा -2। अतः ये जो आपको अनुक्रम दिया गया है, अतः दिया गया अनुक्रम, दिया गया क्रम एक क्या है एपी है। अब एपी है तो ए का मान आपको पता है, डी का मान भी क्या है पता है, और ए एन का मान भी क्या है आपको पता है। अंतिम पद क्या दिया है, लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं ए एन, जी दिया है आपको 10। तो आपको पता है ए पी के एन पदों का योग, इसकी दो सूत्र हैं, क्या होता है एस एन बराबर एन अपान 2, क्या होता है एन अपान 2, और ए प्लस ए एन। तो देखो यहाँ पे आपको ए का मान पता है, ए एन का मान पता है, लेकिन आपको एन का मान पता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूंकि एन वा पद ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया है 10, ये दिया आपको 10 रख दो। ए का मान कितना दिया है 34,
एन का मान आपको क्या करना है, निकालना है। डी का मान कितना दिया है, -2। ठीक है, तो जे है 34, इस साइड प्लस का है तो इस साइड का हो जाएगा माइनस का। जे गुणा में है तो कहाँ आ जाएंगी, भाग में। इस साइड सिर्फ क्या बचा, n-1। जे कितनी बची इधर, -24 और -2, तो 2 से 2 कट गया, माने ऋण से ऋण, और 2 से कितनी बार, 12 बार, तो n-1, तो ये -1 इस साइड आ जाएगा तो 12 में जुड़ जाएगा, तो 12 और 1 13, तो n का मान कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब n का भी मान पता चल गया आपको, an का भी मान आपको पता है, a का भी मान पता है, तो इन सारे मानों को किस सूत्र में, इस सूत्र में रख दें आप। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करा रहा है। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पे करना है। तो n पदों का है, कितने पद आ गए, 13, तो 13 और 13 बटे कितना आ जाएगा, 2। a का मान कितना है, 34, an का मान कितना है, 10। सॉल्व कर दो, 13 बटे 2, 34 और 10 कितने होते हैं, 44, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 का गुणा कर दो, 13 दूनी 26, कितने बचे, 2, 13 दूनी 26, 27, 28, 286। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो है पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कितने पद हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 15। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन एक वीडियो में समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन 14 में, मतलब क्वेश्चन 15 में आपको दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक कोई त्रिभुज इस प्रकार से पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई, यहाँ पे एक बिंदु ई है और यहाँ पर बिंदु एक एफ इस प्रकार स्थित है कि बताइए कि क्या। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, समानांतर सिद्ध। पी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, QE इसका मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर, RF इसका मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं कि EF इसके समांतर है कि नहीं है। तो अपन को पता है कि थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, त्रिभुज PQR में जैसा इतना दी, PQR में क्या क्या दिया है आपको, PE बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, QE बराबर कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और जी क्या है, FRF जी कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इनका अनुपात निकालें, मतलब PE का अनुपात किससे, QE से, और किसका, PF का अनुपात RF से। अगर ये दोनों अनुपात समान आ गए, इसका मतलब है ये दोनों कैसी हो जाएंगी, समांतर। मतलब क्या है, यदि कोई रेखा उस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या हो जाती है, समानांतर। जी क्या है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम। तो PE का मान कितना दिया, 4, और QE का मान कितना दिया आपको, QE 4.5 बराबर, PF का मान कितना दिया, PF 8, और RF का मान कितना दिया, 9। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दें। अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0, तो जी हो जाएगा 40, जी हो जाएगा 45, जी हो जाएगा 8 और जी हो जाएगा 9। जी भी कट जाएंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। तो इसका जो है अनुपात कैसा है, बराबर है 8/9 और 8/9। अतः जी क्या हो जाएगा, EF समानांतर होगा QR के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से।
जी किससे आ जाएगा आपका थेल्स प्रमेय के विलोम से। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की कैसी हो जाती है, समानांतर। लेकिन अगर यह अनुपात बराबर नहीं होता तो ये फिर जो है आपका समानांतर नहीं होता। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के अथवा का क्वेश्चन देखें आप, इसी का जो है क्वेश्चन 15 का अथवा क्वेश्चन, इसमें लिखा है आकृति में इस प्रकार से जो है आपको एक आकृति दी है, इस टाइप से जे दोनों ओ, जे वाला कोण जो है, जे वाला कोण सिद्ध क्या करना है आपको, पी क्यू समानांतर आर एस, जे पी और क्यू समानांतर है आपके आर से और एस से। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो आप लिखेंगे चूंकि पी क्यू समानांतर आर एस, ये आपको क्या है, जे जो है इन दोनों के कैसे है, समानांतर है। तो आप जो है एक बार जे वाला त्रिभुज ले लें। कौन सा त्रिभुज, जे वाला, देखें इधर एक बार जो है आप जे वाला त्रिभुज ले लें। इसमें जो है आप जे वाले दोनों त्रिभुज आप ले सकते हैं। तो पी क्यू समानांतर आर एस है, ठीक है। इसके लिए एक जो है तिर्यक रेखा, जे वाली रेखा जे, तो देखें आप इस प्रकार से, जे जो एक क्या है, तिरछी रेखा है। अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा है तो जे वाले जो कोण जे होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर। इसका मतलब जे वाला जो कोण है इस वाले कोण की कैसा होगा, बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, त्रिभुज कौन कौन सा लिया आपने, पी, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज किसमें, आर ओ एस में, ठीक है। अब इसमें जी कोण, जे वाला कोण मतलब कोण क्यू पी और कौन सा एस, जे वाला कोण किस कोण के बराबर है, कोण आर एस पी के, जे कैसे कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। और इसी वाले त्रिभुज में कौन सा कोण, जे वाला कोण, एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, एंगल आर ओ एस के, जे कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इन दोनों आकृतियों में ये दोनों कैसे आ गए, 2 कोण आपको क्या मिल गए, बराबर मिल गए, ठीक। जे वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, जे वाला कोण इस कोण के बराबर है। अतः किससे, कोण सिद्ध क्या करना था आपको सिद्ध करना था, अतः त्रिभुज पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, एस ओ आर की। देखो पी कोण किसके बराबर है, एस की, जे लिखा। ओ कोण किसके बराबर है, ओ की, जे लिखा। क्यू कोण किसके बराबर है, आर की। क्यू कोण आर के बराबर होगा ही, अगर ये दोनों 2 बराबर आ गए तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर, किससे, कोण कोण समरूपता से। जी कहाँ से आ गया, कोण कोण समरूपता से। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में दिया है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है आपको, दूरी। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, दूरी का फार्मूला। तो आप रख दें, ये क्या है आपका x1 y1, ये है x1 y1, ये क्या है x2 y2। इसमें आप मान रख सकते हैं x2 - x1 मतलब -1 में से माइनस, ये तो इस सूत्र का फार्मूला, x1 का मान कितना है -5, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस y2 का मान कितना दिया है 3,
में से y1 घटेगा, मतलब क्या घट जाएगा 7 स्क्वायर। सॉल्व कर दो, जी हो जाएगा माइनस, और जी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस, जी कितना हो जाएगा माइनस की 4 का स्क्वायर। जी भी कितना बचा है इधर, जी प्लस का 4 का स्क्वायर और जी माइनस का 4 का स्क्वायर। तो जी भी कितना आ जाएगा 16, और जी भी कितना आ जाएगा 16। दोनों कितने आ जाएंगे 16, 16 और 16 कितने होते हैं 32। तो अंडर रूट 32, 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 दूनी 32। तो 16 का स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 बाहर निकल जाएगा, √2 मात्रक। जी क्या आ गया आपका इन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पे ध्यान रखें ये माइनस अलग है और इस सूत्र का माइनस अलग है। जी दूरी का जो सूत्र है इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। x2 में से x1 घटा दो और उसका स्क्वायर, और y2 में से y1 घटा दो, बिल्कुल स्क्वायर। मतलब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब इसी का जो है हम जो है अथवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है 16 का अथवा। 16 को जो अथवा क्वेश्चन दिया है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3, -2 और 11 ये कैसे हैं, समरेखी हैं। जी आपको क्या सिद्ध करना है, समरेखी। तो देखें आप समरेखी किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो जैसे ये आपके 3 बिंदु हैं, एक मान लिया आपने 1, 5, एक मान लिया 2, 3, ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ये मान लिया जे, ये 3 बिंदु हैं आपके। ठीक है, समरेखी की शर्त क्या है कि एक ही रेखा में है, मतलब जे वाली डिस्टेंस और जे वाली डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस करोगे तो जे जो है इसकी डिस्टेंस के बराबर आएगी। ठीक है, तो पहले ए बी का वैल्यू निकालें आप, ए बी की वैल्यू निकालें अगर आप, तो किससे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी अपन सिर्फ जे 2 बिंदु ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो x1 y1 x2 y2 देख लीजिए आप। तो 2 में से क्या घट जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से क्या घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचा, 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। 5 में से 3 घटाओगे माइनस की 2, माइनस के 2 का वर्ग तो कितना आ जाएगा 4, तो √5। ठीक है, इसका आ गया √5। इसी प्रकार से हम किसका मान निकालें, BC का मान। BC का मान भी इसी से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास जे 2 बिंदु हैं, तो -2 में से क्या घटेगा, -2, -2 में से क्या घट जाएगा आपका, -2 का वर्ग प्लस, और -11 में से क्या घट जाएगा, -11 में से क्या घट जाएगा आपका 3, इसका भी स्क्वायर। तो -2 कितने, -4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। 3, 11 और 3 कितना होता है 11 और 3 14, कितना हो जाता है 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 196। जी कितना हो गया, इसमें आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, हासिल की 1, 9 और 1 10, और 11 की 1 हासिल की 1, ये कितना आ गया 212। जी कितना आ जाएगा आपका 212, ठीक मात्रक। अब इसके बाद निकालेंगे आप AC की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, AC की दूरी। ठीक है, तो अब x1 y1 x2 y2 ये वाला काम करेगा, तो डायरेक्ट मान रख रहे हैं हम, -2 में से -1 घट जाएगा, और -11 में से -5 हो जाएंगी। तो ये कितना आपका बचा इधर, ये कितना बचा आपका, -2 -1 तो 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये हो गए आपके 16, 16 का कितना होता है 256। तो इसको आप जोड़ेंगे अगर, तो ये कितने हो, 9 6 कितने, 9 6 कितने हो गए, 9 6 15, ये हो जाएगा 26, 265। ये कितना हो जाएगा 265। तो AC का मान क्या, AB प्लस BC के क्या बराबर आया, AC का मान कितना आया √265 बराबर, AB का मान कितना है √5 प्लस BC का मान कितना है √212। तो जो क्या बराबर है, नहीं है। अतः दिए गए बिंदु समरेखी नहीं होंगे।
दिए गए बिंदु समरेखी नहीं होंगे। ये जो है आपके बिंदु समरेखी नहीं होंगे। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p, एक बिंदु दिया है आपको p 2-3 और एक दिया है q 10 और y के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 10 मात्रक, और पी क्यू का मान दिया है तुम्हें कितना, 10 मात्रक। ठीक है, तो आपको पता है कि दूरी जो होती है पी क्यू की दूरी अगर आप निकालेंगे तो कितनी होगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस दूरी बराबर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी आपको दी है, कितनी दी है, 10, और इसमें मान रखेंगे अगर आप x2 का मान कितना है 10 में से कितने घटेंगे, 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, y है, और y1 का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जी -3 है। ठीक है, तो जी जो हो जाएगा जी वर्गमूल जो है इस साइड का, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग 10 पे कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात। ठीक है जी, वर्गमूल इस साइड से हटाओगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो भी इसका वर्ग, तो जी वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10 में से कितने घटे, 2, 8 का स्क्वायर कितना बचा, या इसको लिख दो आप 8 का वर्ग प्लस जी कितना y + 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो जी हो गया 100। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 64 इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस की, काय की हो जाएंगी, माइनस की। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लग जाएगी, a + b का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab मतलब 6y। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गई आपकी सर्वसमीका, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab। a² मतलब y का स्क्वायर, b² मतलब 3 का स्क्वायर, 2 जे लिखे, a और b 3 और y 3 और 2 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, जी 9 भी कहाँ आ जाएंगे, इस साइड, तो 100 - 64 - 9 बराबर कितना, y² प्लस 6y। तो यहाँ पे 100 और जी कितने हो जाएंगे, 9 4 13 73 बराबर y² प्लस 6y। यहाँ पे जो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जी कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 3 गए 7 हासिल की 27। ठीक है जी, कितने बचेंगे आपकी 27। यहाँ पे कितना बचा, y² प्लस 6y। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, y² धन 6y और माइनस के 27 बराबर कितना आ गया, 0। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दो, 6 को 2 पार्ट में तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पर 6y आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 73। तो आप 9 दिया कितने होते हैं 27, y², 9y में से 3y को माइनस करोगे तो आपको 6y मिलेगा, और 9 दिया 27 होते हैं बराबर 0, बराबर कितना 0। तो 2 2 के पेयर बना लो, y कॉमन लोगे तो y + 9, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, -3, तो y + 9 बराबर 0। तो जी y + 9 और y - 3 बराबर 0। तो एक मान आ जाएगा आपका क्या, इसको 0 के बराबर रखोगे अगर, तो y + 9 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0, तो y बराबर -9 और y बराबर 3, तो y की कितनी मान निकल के आए, 2। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 17 का अथवा क्वेश्चन। तो 17 के अथवा के क्वेश्चन में दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। कोई एक वृत्त है, ए बी जो है उसका क्या है, व्यास है। ठीक है, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, इसके केंद्र 2 और 3 है। केंद्र के निर्देशांक कितने हैं, 2 - 3, और बी के निर्देशांक दिए हैं 1 और 4। तो माना बिंदु ए के निर्देशांक x और y हैं। ठीक है जी, आपको क्या लिखोगे आप, माना कि, जी आपको चित्र बना लेना है, माना कि बिंदु ए के निर्देशांक x और y है। ठीक है, या x y है। तो ये जो है केंद्र,
जी वृत्त के व्यास की कहाँ पे बिल्कुल बीच में होता है। चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। क्या है जी, आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर इस बिंदु के निर्देशांक निकालोगे तो x1 x2 अपॉन 2 बराबर 2। तो x1 का मान यहाँ पे कौन काम करेगा, ध्यान रखना इसके निर्देशांक होते हैं, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 और x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो जी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे जी ओ मान लो, तो ओ के निर्देशांक दिए कितने हैं, 2 माइनस 3, होते कितने हैं, तो x प्लस 1 अपॉन 2, एक तो जी हो जाएगा और एक हो जाएगा y प्लस 4 अपॉन 2, ये होंगे निर्देशांक। ठीक है, अब x निर्देशांक किसके बराबर होता है, x के, तो x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, और y निर्देशांक y प्लस 4 अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस की 3। तो यहाँ से x का मान निकल आएगा, x 2 दूनी कितने, 2 दूनी 4, एक इस साइड आ जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार से y जी कितना हो जाएगा माइनस की 6, और जी भी इस साइड चले जाएँ तो माइनस की 4, तो y बराबर कितना माइनस की 10। अतः ए के निर्देशांक कितने निकले, 3 माइनस 10 होंगे। ए के निर्देशांक क्या होंगे, 3 माइनस 10। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि जो केंद्र है इसके निर्देशांक निकालना है आपको। ठीक है, इसीलिए इन दोनों बिंदुओं के को जोड़कर 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु हैं जी ए और बी, जी बिल्कुल इससे कहाँ है, समान दूरी पर है, सेंटर में है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जी इसके बराबर होंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ए के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगली वीडियो में हम देखते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इस वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।